अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेस चेंजेस। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। अगर मैं आपको बुक से दिखाऊं तो ये हमारे पास डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो इसको भी अगर हम सॉर्ट आउट करें तो वो कुछ इस तरह से हैं। सबसे पहला हमारे पास सवाल है, मेंशन द नेम ऑफ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी ईच ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। हम कुछ टॉपिक्स उसने हमें दिए हुए और कहा है कि जी बताएं हम इनको किस किस ब्रांच के अंदर केमिस्ट्री की डिस्कस कर सकते हैं। आप चाहें तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं, आप चाहें तो पहले केमिस्ट्री की डेफिनेशन दे देंगे। जो केमिस्ट्री है वो साइंस की एक ऐसी शाख है जिसके अंदर हम प्रॉपर्टीज को, कंपोजिशन को, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर को डिस्कस करते हैं। उसके अंदर हम फिजिकल केमिस्ट्री, केमिकल चेंजेस और सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं कि भाई हम क्या क्या केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। उसके हम फिजिकल केमिस्ट्री को, उसकी फिजिकल नेचर, उसकी केमिकल चेंजेस के बारे में हम स्टडी करते हैं। लॉज और प्रिंसिपल, तो अगर आप देखें तो ये टॉपिक्स जो हैं वो आपको सेपरेटली समझ आ जाएंगे। सबसे पहले है कि रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को हम किसके अंदर स्टडी करते हैं? तो रेट ऑफ रिएक्शन को हम फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं कि कितने रेट पे कौन सा रिएक्शन जो है वो स्पीड अप होगा या स्लोज अप होगा, या फिर इसके अंदर कौन से हम प्रॉपर्टी या कौन से इसका टेम्परेचर हाई लो करें, प्रेशर हाई लो करें तो वो किस तरह से मेरी रिएक्शन देगा। यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन को हम स्टडी करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। डाइजेशन ऑफ फूड इन ह्यूमन बॉडी। अब ह्यूमन बॉडी की बात आ गई तो डेफिनेटली किसके अंदर डिस्कस किया जाएगा? बायोकेमिस्ट्री के अंदर। तो ये डाइजेशन ऑफ फूड इन द ह्यूमन बॉडी स्टडी इन द बायोकेमिस्ट्री, क्योंकि बायो मींस लाइफ। हमें पता है कि बायो का मतलब क्या होता है? लाइफ, और केमिस्ट्री मतलब केमिकल्स। तो लाइफ के केमिकल्स किसके अंदर था? बायोकेमिस्ट्री के अंदर। अब प्लाज्मा को हम किसके अंदर डिस्कस करते हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ प्लाज्मा। इसको हम स्टडी करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ प्लाज्मा स्टडी इन फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री प्रॉपर्टी स्टडी करनी है किसी भी चीज की, ये मेन चीज क्या है कि प्रॉपर्टीज हमें स्टडी करनी है। तो प्रॉपर्टी स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री को पकड़ते हैं कि हमारे पास हमने उसकी बाहर वाली खसूसियात देखनी होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इकोसिस्टम। इको मतलब इन्वायरमेंट, तो इसको हम किसके अंदर शो करेंगे? इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर ना। यानी कि इको का मतलब क्या होता है? माहौल हमारा। तो इकोसिस्टम, जो हम इकोसिस्टम को बारे में, हम अपने माहौल के बारे में स्टडी करते हैं तो हम उसके कहेंगे एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। आपका एमसीक्यूज में भी पूछे जा सकते हैं क्वेश्चंस। फर्दर टेकिंग रिएक्शंस टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग द फायरवर्क्स। फायरवर्क्स जब हम वो करते हैं, फुलझड़ियाँ और जो पटाखे वगैरह, जो फायरवर्क्स जितने भी करते हैं, इन सब के जो रिएक्शन होते हैं वो किसके अंदर हम स्टडी करते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, क्योंकि इंडस्ट्रीज के अंदर प्रिपेयर किए गए हैं तो इसको हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करेंगे। डील विद द रिएक्शन ऑफ फायरवर्क्स टेक्स प्लेस। नेक्स्ट हमारे पास है मेजरमेंट ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ वेवलेंथ विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोमीटर। यानी कि ये हमारे पास अल्ट्रावायलेट यूवी कहते हैं, यूवी लाइट्स भी होती हैं हमारे पास, ठीक है। इसको हम शॉर्टकट में यूवी भी बोलते हैं। स्पेक्ट्रोमीटर यानी कि इसके अंदर इंस्ट्रूमेंट की बात होगी कि हम किस तरह से वेवलेंथ के एब्जॉर्प्शन को मेजर करते हैं कि किस तरह से एक चीज जो है लाइट आ रही है और जा रही है। इस किस्म की केमिस्ट्री को हमने क्या किया? वेवलेंथ को स्टडी किया ना, यानी कि हम उसका एनालिसिस कर रहे हैं कि उसके अंदर एब्जॉर्प्शन कितनी हुई है, ठीक है। उसको हम एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करते हैं, स्टडी करते हैं कि एनालाइज करना किसी भी चीज को। डील्स विद द आप डील्स लिखा, आगे सारी ये लाइन उठा के लिख दो। विद द मेजरमेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वेवलेंथ विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोमीटर। सेम एज वही लाइन, बस आपने एक वर्ड में आंसर देना होता है। एक्सप्लेनेशन के लिए आप क्वेश्चन का ही उठा के उसको एक्सप्लेन कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट आर एलोट्रोपिक फॉर्म्स। ये आपने बुक के अंदर पढ़ी हुई है, आप एलोट्रोपिक फॉर्म्स की डेफिनेशन लिख दें, उसके एग्जांपल्स दे दें। एक्सप्लेन द एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन एंड सल्फर। हमने उसने सब, अच्छा अब एक मजे की बात यह है कि उसने हमें ये छूट नहीं दी कि आप अपनी मर्जी से एलोट्रोपिक फॉर्म्स ले लें। उसने क्या कहा है कि कार्बन के एलोट्रोपिक फॉर्म्स बताएं और सल्फर के एलोट्रोपिक फॉर्म्स बताएं कि कौन सी होती हैं, और बताएं कि हाउ कोल इज डिफरेंट फ्रॉम डायमंड। अब इसने 2 क्वेश्चन के अंदर दे दिए हैं कि एक क्वेश्चन तो पूछा हुआ है उसने एलोट्रोपिक फॉर्म्स होती क्या है। पहली बात ये है एलोट्रोपिक फॉर्म्स क्या होती हैं। दूसरा बताना है कि कार्बन और सल्फर की एलोट्रोपिक फॉर्म्स कौन कौन सी हैं। फिर तीसरा क्वेश्चन हमने बताना है कि कोल और डायमंड का आपस में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम 1 बाय 1 करके इनको पढ़ेंगे कि एलोट्रोपिक फॉर्म्स क्या होते हैं। तो उसकी डेफिनेशन हमारे पास, एलिमेंट्स में एग्जिस्ट इन मोर देन वन स्ट्रक्चरल फॉर्म्स व्हिच कैन एग्जिबिट विद डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। यानी कि एलिमेंट्स होते हैं जिनकी मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है लेकिन उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है? डिफरेंट होता है। उसकी वजह से वो उनकी एक मॉलिक्यूल चेंज होने की वजह से स्ट्रक्चर फॉर्म्स, यानी कि दैट मोर देन वन, एक से ज्यादा स्ट्रक्चर फॉर्म्स में पाए जाते हैं। उनके स्ट्रक्चर क्या होते हैं? एक से ज्यादा भी शक्लों में पाए जाते हैं। और वो क्या कहते हैं? डिफरेंट। अब वो जो हर शक्ल होगी वो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज देगी और डिफरेंट ही केमिकल प्रॉपर्टीज भी देगी। इन जो हमारे पास जो शक्लें होती हैं, दीज फॉर्म्स आर कॉल्ड एज एलोट्रोपिक फॉर्म्स। और इस फिनोमिना को, इस सारे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एलोट्रोपी। अब अगर इसकी एग्जांपल्स देखें हम कार्बन और सल्फर की निस्बत, तो हम कह सकते हैं एलोट्रोपिक्स जो हमारे पास फॉर्म्स ऑक्सीजन की वो कौन सी होती हैं? ऑक्सीजन इज एग्जिस्ट इन एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ नेमली ऑक्सीजन, O2 और ओजोन होती है। ये देखें, एक मॉलिक्यूल शो हुआ यहाँ पे और एक मॉलिक्यूल शो चेंज हुआ। यहाँ पे एक मॉलिक्यूल ज्यादा है, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल कम है। तो एक मॉलिक्यूल कम होने की वजह से उसकी फिजिकल और केमिकल दोनों प्रॉपर्टीज क्या हो गई? चेंज हो गई। ऑक्सीजन का क्या काम होता है? सांस लेने में मदद देता है, पौधों के लिए जरूरी होता है, इंसानों के लिए, जानवरों के लिए जरूरी होता है। जबकि ओजोन है, उसने क्या किया हुआ है? हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट किया हुआ है। तो इनका फंक्शन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज टोटली क्या हो जाएंगी? चेंज। फिर अगर हम बात करें कार्बन की, एलोट्रोपिक फॉर्म्स को किस किस शक्ल में पाया जाता है, ठीक है। हमें तो पहले बताया कि इसकी जो शक्लें होती हैं वो ये होती है। अब डायमंड के अंदर जो है वो कार्बन पाया जाता है, ग्रेफाइट के अंदर पाया जाता है, ब्लैक मिस्टर फ्लोरेंस के अंदर पाया जाता है,
ठीक है। अब डायमंड जो है हमारे पास, उसकी अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं कि डायमंड का, डायमंड हैज अ जायंट मैक्रोमोलिकुलर स्ट्रक्चर। डायमंड है हमारे पास एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है, यानी कि इसके अंदर बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। तो ग्रेफाइट जो है वो हमारे पास सिंगल लेड हेक्सागोनल रिंग्स होती हैं कार्बन की, भी हम पीछे पढ़ चुके हैं कि एक ही चीज। ग्रेफाइट का तो क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है। ब्लैक मिस्टर फ्लोरेंस क्या होती है हमारे पास? ब्लैक मिस्टर फ्लोरेंस होते हैं, इसके अंदर ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल होते हैं? 60। ठीक है। कंसिस्ट ऑफ दिस स्फीयर, स्फीयर की फॉर्म में होते हैं, बेस भी शक्ल भी। ठीक है, इस तरह से। मेड ऑफ एटम्स, जो एटम्स के मिलके बने होते हैं, अरेंज किसमें होते हैं? पेंटागोन्स के अंदर। पेंटा मतलब 5 शेप, लाइक दिस। कार्बन 1 2 3 4 और ये 5 इस तरह से अरेंज हुए होते हैं। एंड हेक्सागोन्स और हेक्सागोन्स भी होते हैं। अगर आपकी बुक के अंदर आप देखें ना, तो ब्लैक मिस्टर की डेफिनेशन के अंदर उसी एग्जाम्पल के साथ डायग्राम भी डिस्कस ड्रॉ की हुई है उन्होंने। तो ये कुछ इस तरह से होता है। ये देखें, ये देखें 1 2, ये 1 2 3 4 5 हो गए। अब इसको देखें 1 2 3 4 5 और ये 6। तो हमारे पास 2 स्ट्रक्चर आ गए, यानी कि हेक्सागोन और ये पेंटागोन। ये हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर है? हेक्सागोनल। और ये हमारे पास स्ट्रक्चर है पेंटागोन। पेंटा मतलब 5 और हेक्सा मतलब 6। तो इसके अंदर दी फ्लोरेंस स्ट्रक्चर इज यूनिक होता है, बहुत डिफरेंट है, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास क्या है? हेक्सागोनल स्ट्रक्चर भी है और पेंटागोन स्ट्रक्चर भी है। तो फ्लोरेंस स्टेबल होते हैं। हाई टेम्परेचर अगर इसको दिया जाए और हाई प्रेशर दिया जाए, तो इसके हाई टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर क्या रहते हैं? स्टेबल रहते हैं। कोवेलेंट इन नेचर कहते हैं, इनकी नेचर का कोवेलेंट होती है। सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर ये सॉल्युबल होते हैं। उसके अलावा अगर इसके मॉलिक्यूल्स होते हैं आर नॉट चार्ज, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, इनकी कोई बाउंड्रीज नहीं होती। नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होता, यानी जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो सारे जोड़े की फॉर्म में होंगे, इस तरह पेयर्स की फॉर्म में होंगे। ठीक है। दे हैव केज लाइक स्ट्रक्चर, पिंजरे की तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है। फ्लोरेंस O60 जो है लो मेल्टिंग पॉइंट, का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा कम होता है। इट इज सॉफ्ट, ये बहुत नरम होता है। एंड कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, उसके अंदर से बिजली पास नहीं कर सकते। ठीक है। ये हमारे पास इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये आपने मेंशन करनी है। हमने एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन बताई हैं। नेक्स्ट हमारे पास एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ सल्फर के, सल्फर की जो एलोट्रोपिक फॉर्म्स है वो कौन कौन सी होती हैं? सल्फर आल्सो एग्जिस्ट इन 2 क्रिस्टलाइन एलोट्रोपिक फॉर्म्स, 2 क्रिस्टल्स की फॉर्म में होता है, एक रोम्बिक और एक मोनोक्लिनिक। अब रोम्बिक शेप कौन सी होती है और मोनोक्लिनिक शेप कौन सी होती है, हम दोनों फर्दर 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। इट कंटेन्स S8, यानी कि इसके अंदर S8 के मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी कि सल्फर जो होता है उसके 8 मॉलिक्यूल्स होते हैं। अरेंज इन रोम्बिक क्रिस्टल लैटिस, ये एक शेप होती है, उसके अंदर पाया जाता है। इट इज मोर स्टेबल एलोट्रोप्स अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशन, यानी कि अगर हम स्टैंडर्ड कंडीशन दें, यानी कि स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब क्या है? प्रेशर और टेम्परेचर। स्टैंडर्ड कंडीशन को स्टैंडर्ड प्रेशर दें और स्टैंडर्ड ही इसको क्या दें हम? टेम्परेचर। ये 2 चीजें अगर हम इसको स्टैंडर्ड दे देंगे तो उससे क्या होगा? ये स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, ये स्टेबल फॉर्म हो जाएगा एलोट्रोप। और मोनोक्लिनिक फॉर्म्स का ये भी S8 मॉलिक्यूल्स ही होते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं? मोनोक्लिनिक स्ट्रक्चर लैटिस के अंदर। ये किसके अंदर? रोम्बिक शेप के अंदर अरेंज हुए होते हैं और ये मोनोक्लिनिक शेप के अंदर अरेंज हुए होते हैं। नंबर 2, इसने हमसे पूछा था, पहले उसने हमसे क्वेश्चन पूछा कि एलोट्रोप्स क्या होते हैं। हमने एलोट्रोप्स की डेफिनेशन दी, एलोट्रोपिक फॉर्म्स बताई और एलोट्रोपी क्या होती है वो बताया। फिर हमने बताया कि कार्बन, ऑक्सीजन और सल्फर के एलोट्रोप्स कौन कौन से होते हैं वो बता दिए। अब हमें क्वेश्चन पूछा था कि कोल के अंदर और डायमंड के अंदर क्या डिफरेंस है। तो कोयला क्या होता है? कोल इज कंबस्टाइल ब्लैक, यानी कि कंबस्टन यानी कि जला हुआ होता है, ब्लैक कलर का होता है। ठीक है। ब्राउनिश ब्लैक कलर का भी होता है। सेडिमेंट्री रॉक, एक पत्थर होता है जो जमीन के अंदर सेडिमेंटेशन के जरिए से बनता है। सेडिमेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है कि हजारों साल जमीन के अंदर दफन रहने के बाद वो बनता है। कंपोज ऑफ प्राइमरीली कार्बन, जो मिलकर किससे बना होता है? कार्बन से, अलॉन्ग विद हाइड्रोजन, इसके अंदर हाइड्रोजन भी होती है, सल्फर भी होती है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन भी पाई जाती है। कोल इस्तेमाल कहाँ पे होता है? इज यूज्ड एज सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। फॉर हीटिंग, यानी कि हीट करने के लिए जब हम जलाते हैं सर्दियों में कोयला वगैरह। इलेक्ट्रिसिटी, बिजली पैदा करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन ड्यू टू हाई कार्बन कॉन्टेंट, क्योंकि इससे कार्बन कॉन्टेंट बहुत ज्यादा होता है, इसकी वजह से इसको हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के अंदर भी। डायमंड की अगर हम बात करें तो डायमंड इज अ फॉर्म ऑफ कार्बन, ये भी कार्बन की एक किस्म है। विद अ रिजिड 3 डायमेंशनल होता है, क्रिस्टल होता है, ये क्रिस्टल फॉर्म का पाया जाता है। डायमंड क्या होता है? हार्ड होता है, इसकी ट्रांसपेरेंसी होती है, यानी कि इसके अंदर से नजर आता है, ट्रांसपेरेंट होता है। हाई रिफ्लेक्सिव इंडेक्स होता है इसके अंदर, यानी कि इसकी जो रिफ्रेक्टिविटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। ड्यू टू विच इज ज्वेलरी, जिसकी वजह से वो कट करके इसको हम डेकोरेट करके इनहांस कर सकते हैं, ज्वेलरी के अंदर यूज कर सकते हैं और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के अंदर इसको यूज किया जा सकता है। तो ये इसका डिफरेंस है कि जो हमारे पास 2 डिफरेंस है, कोयला का होता है ब्लैक कलर का होता है, ये क्या होता है? हमारे पास लग्जरी होता है, यानी कि इसका जो कलर होता है वो क्रिस्टल्स की फॉर्म में होता है। ये हमारे पास ट्रांसपेरेंसी होती है, ट्रांसपेरेंट होता है। और जो हमारे पास कोयला है वो किसके तौर पे? हीटिंग के तौर पे और बिजली बनाने के तौर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि डायमंड जो है वो ज्वेलरी और इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स। ये ऑलरेडी आपने पीछे शॉर्ट क्वेश्चन में भी 2-3 दफा पढ़ा है कि सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स कौन से होते हैं, हर एक इस तरह से दूसरे लिक्विड से डिफरेंट होते हैं, क्योंकि दूसरे लिक्विड्स के अंदर सिर्फ लिक्विड्स की प्रॉपर्टीज होंगी, जबकि सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स के अंदर क्या है? दोनों की प्रॉपर्टीज होती हैं। सुपर क्रिटिकल जो फ्लूइड्स होते हैं हाईली कंप्रेस्ड, ये कंप्रेस किए जा सकते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर, जितना ज्यादा हम इनको कंप्रेस कर सकते हैं वो हम इन्हें कर सकते हैं। शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ गैसेज एंड लिक्विड्स,
यानी कि इसके अंदर गैसेस की प्रॉपर्टीज भी होती हैं और लिक्विड्स की प्रॉपर्टीज भी होती हैं। डिफरेंस क्या है बिटवीन सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स और ऑर्डिनरी फ्लूइड्स के अंदर? सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स होते हैं वो डिफ्यूज इजीली, यानी कि जल्दी से हल हो जाते हैं, क्विकली, ठीक है, इजीली भी हो जाते हैं, क्विकली भी हो जाते हैं, बहुत आसानी से और बहुत तेजी से हल हो जाते हैं। दे हैव हाई सॉल्वेटिंग पावर विच मीन्स दैट दे कैन डिसॉल्व अ वाइड रेंज ऑफ सब्सटेंस। सॉल्वेंटिंग पावर क्या होती है? इनके अंदर ऐसी सलाहियत होती है कि ज्यादा से ज्यादा वाइड रेंज, यानी कि बहुत ज्यादा अमाउंट होती है सब्सटेंसेस को अपने अंदर डिसॉल्व कर सकते हैं। दे हैव लोअर विस्कोसिटी, इनका गाढ़ापन बहुत कम होता है, इतने ज्यादा विस्कस नहीं होते। अलाउइंग देम टू फ्लो मोर इजीली, जब चीज गाढ़ी होती है, जैसे एक शहद और एक पानी है, पानी जल्दी से फ्लो कर जाता है और शहद जो है वो जल्दी फ्लो नहीं करती। तो ये हमारे पास डिस्कस अगर मैं करूँ ना डिफरेंस को, तो वो इस तरह से कर सकते हैं कि इसकी विस्कोसिटी, विस्कोसिटी हम कहते हैं गाढ़ापन, कि होता है हमारे पास गाढ़ापन। अलाउइंग देम टू फ्लो वेरी इजीली, अब एक चीज जब उसकी विस्कोसिटी कम है, गाढ़ी नहीं है, वो पतली है, तो उसको फ्लो करने में भी क्या होगी? आसानी होगी, वो जल्दी से फ्लो कर जाएगी। दे आर मोर कंप्रेसिबल, उसको कंप्रेस करना भी आसान है, यानी कि ज्यादा हम इसको कंप्रेस कर सकते हैं एज कम्पेयर टू ऑर्डिनरी लिक्विड, यानी कि ऑर्डिनरी लिक्विड जो हम जनरली लिक्विड्स को यूज करते हैं। अब अगर ऑर्डिनरी लिक्विड्स की हम क्वालिटीज देखें तो वो क्या होती हैं? दे डिफ्यूज स्लोली, ये जल्दी से डिफ्यूज नहीं करते। दे हैव लो सॉल्वेटिंग पावर, देखो बिल्कुल ऑपोजिट, ये डिफ्यूज क्विकली है तो ये डिफ्यूज क्या होंगे? स्लोली। इसके अंदर हाई सॉल्वेटिंग पावर है, इसके अंदर लो सॉल्वेटिंग पावर है, विच मींस दे कैन डिसॉल्व फ्यूअर सब्सटेंसेस। इसके अंदर कौन सा सब्सटेंस है? वाइड रेंज ऑफ सब्सटेंसेस, ज्यादातर सब्सटेंसेस को अपने अंदर डिसॉल्व कर सकता है, और जो ऑर्डिनरी लिक्विड है वो थोड़े सब्सटेंसेस को अपने अंदर डिसॉल्व करता है। इसकी विस्कोसिटी क्या है? कम, और इसकी विस्कोसिटी क्या है? हाई। दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा है, ऑपोजिट है। इसको हम ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं, इसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, ये लेस कंप्रेसिबल होते हैं देन सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स की निस्बत। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, डिफाइन सॉल्युबिलिटी ऑफ सोल्यूट्स, कि सोल्यूट्स की सॉल्युबिलिटी क्या होती है? हाउ सॉल्युबिलिटी ऑफ चेंज विद एन इंक्रीजिंग टेंपरेचर, कि किस तरह से टेंपरेचर को इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी भी जो होती है वो इंक्रीज या डिक्रीज हो जाती है, चेंज कैसे आता है? तो ये सबसे पहले हमें सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन लिखने की, सॉल्युबिलिटी एक्चुअली होती क्या है? तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है? सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूट इज अमाउंट ऑफ सोल्यूट व्हिच कैन डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट अ पर्टिकुलर टेंपरेचर, कि एक किसी भी सोल्यूट होता है जो थोड़ी मिकदार में पाया जाता है, जो कम होता है, ठीक है, और सॉल्वेंट वो होता है हमारे पास जो ज्यादा मिकदार में पाया जाता है। जैसे कि हमने सॉल्ट है, फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट में हमने मिक्स किया वाटर, पानी और जो नमक है हमने उसको मिक्स किया, तो सॉल्ट हम थोड़ी मिकदार में डाल रहे हैं, तो हमारे पास क्या होगा? सोल्यूट। और वाटर जो है हमारे पास ये किस मिकदार में ज्यादा, तो ये हमारे पास क्या होगा? सॉल्वेंट। यानी कि हम कह सकते हैं तो ये मिलकर क्या बनाता है? सोल्यूशन। ऐसा सोल्यूशन जो जल्दी या देर से सॉल्युबल हो। सॉल्युबिलिटी आती है कि किसी भी सॉल्वेंट के अंदर हल करने की जो सलाहियत होती है उसकी, यानी कि अगर हमने 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट लिया, ये वाटर है मेरे पास, ठीक है, और ये सोल्यूट मेरे पास क्या है? सॉल्ट। तो मैं कहती हूँ कि 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट जो है हमारे पास, उसके अंदर वाटर है, ठीक है, 100 ग्राम वाटर लिया मैंने, उसके अंदर सॉल्ट को डिसॉल्व किया, तो जितनी जल्दी डिसॉल्व हो जाएगा सॉल्ट, ठीक है, पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर, यानी कि उसकी खासियत पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर जितनी जल्दी वो डिसॉल्व होगा वही उसकी सॉल्युबिलिटी होगी। अगर देर से होगा तो वो उसकी सॉल्युबिलिटी, अगर कम होगा तो वो उसकी सॉल्युबिलिटी होगी। अब सॉल्युबिलिटी जो है वो किस तरह से टेम्परेचर चेंज करने से चेंज हो जाती है? तो चेंज इन टेम्परेचर हैज डिफरेंट इफेक्ट्स ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ डिफरेंट कंपाउंड। जो मुख्तलिफ कंपाउंड्स होते हैं उनका टेम्परेचर चेंज करने से उनकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वो चेंज हो जाती है। इनके डिफरेंट कंपाउंड्स की जो सॉल्युबिलिटी है वो डिफरेंट होती है। सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होता है इंक्रीज इन टेम्परेचर। कभी कभी ऐसा होता है कि सॉल्युबिलिटी जो है वो इंक्रीज होती है, बढ़ जाती है टेम्परेचर को बढ़ाने से। तो यूजली सॉल्युबिलिटी इंक्रीज इन टेम्परेचर से हम बात करें कि सॉल्युबिलिटी, यानी सॉल्युबिलिटी का मैंने बताया कि एक चीज होती है सलाहियत किसी चीज को अपने अंदर हल कर लेने की, तो वो जल्दी से उसके अंदर हल हो जाती है टेम्परेचर। अगर देखो चीनी है, अगर हम उसको पानी में डालेंगे तो वो जल्दी हल नहीं होती, जबकि अगर हम उसको नीचे से हीट करेंगे, टेम्परेचर उसका बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे, तो वो जल्दी डिजॉल्व हो जाएगी। यानी कि क्या हुआ कि उसकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के इंक्रीज करने से इंक्रीज हो गई। बट इट कैन नॉट बी टेकन एज जनरल रूल, तो हम इसको जनरल रूल के तौर पर नहीं ले सकते क्योंकि डिफरेंट जो कंपाउंड्स होते हैं उनकी सॉल्युबिलिटी डिफरेंट होती है। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स with solubility in water increases with the increasing temperature। बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो टेम्परेचर इंक्रीज करने से इंक्रीज हो जाती है। जैसे कि हमारे पास पोटेशियम नाइट्रेट है, सिल्वर नाइट्रेट है, ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड है हमारे पास। सिमिलरली द सॉल्युबिलिटी ऑफ कॉपर सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड आल्सो इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। सोडियम जो नाइट्रेट है हमारे पास, यानी कि सारे कंपाउंड्स एग्जांपल्स दिए कि ये वो कंपाउंड है जिनकी सॉल्युबिलिटी है वो टेम्परेचर को इंक्रीज करने से इंक्रीज हो जाती है। फर्दर हमारे पास हम कहते हैं कि सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, कि जैसे जैसे हम सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करते हैं, सॉल्युबिलिटी जैसे जैसे इंक्रीज होती जाएगी वो टेम्परेचर का आता जाएगा डिक्रीज, ठीक है। अगर आप हिंट रख लेना थोड़ा सा तो आपको याद करने में आसानी होगी। आप इसकी इंक्रीज की बजाय यहाँ पे लगा लेंगे, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हुई तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा, तो फिर क्या होगा? सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड्स लाइक लिथियम कार्बोनेट, हमारे पास बहुत सारे कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनको हम हीट करें तो उनकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। जैसे कि हमारे पास लिथियम कार्बोनेट है, कैल्शियम क्रोमेट है, डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन वाटर आल्सो डिक्रीज, पानी जो है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, जो गैसेस होती है जब उनको हम पानी के अंदर कहते हैं तो उनकी भी जो डिक्रीज हो जाती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। सॉल्युबिलिटी गैसेस की भी सॉल्युबिलिटी पानी के अंदर डिसॉल्व करने से कम हो जाती है। ऑन डिसॉल्विंग सोल्यूट इन द सॉल्वेंट इफ हीट इज रिलीज,
अगर हम सोल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो उसके अंदर से हीट निकली है, तो इसका मतलब क्या है कि सॉल्वेंट की इंटरेक्शन है वो स्ट्रॉन्गर है देन सोल्यूट सोल्यूट फोर्सेस की। अच्छा, अगर तो आप ऑर्डिनरी स्टूडेंट हो तो आप इतना कर लें तो इनफ है। इफ यू आर एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट तो आप साथ के भी कर, अगर आप इसको करना चाहिए तो इतना जो 3 लाइन्स अगर आप इन्हें करना चाहें तो कर लें, अगर ना करना चाहें तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं। डिसॉल्व करते जब हम किसी भी सॉल्वेंट के अंदर हीट रिलीज होती है तो इसका मतलब है कि सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन ज्यादा, यानी कि अगर हीट रिलीज हुई है ना तो इसका मतलब है कि सोल्यूट की सॉल्वेंट इंटरेक्शन जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर है सोल्यूट 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 और सोल्यूट सॉल्वेंट का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मैं कहती हूँ ये वाटर है और ये सॉल्ट है, मिसाल के तौर पर, ठीक है। अगर मैं इसको लिख दूं ऐसे NaCl, चलो यहाँ पे हम एग्जांपल दी हुई है लिथियम कार्बोनेट की, हम ये ले लेते हैं। वैसे सिंपल मैं आपको जनरल एग्जांपल दे रही हूँ कि हमारे पास एक ये हमारे पास क्या है सॉल्वेंट, ठीक है, और ये मेरे पास क्या है सोल्यूट। अब एक सॉल्ट का मॉलिक्यूल दूसरा सॉल्ट का मॉलिक्यूल, एक सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल और दूसरा सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल, तो इसे कहेंगे सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन या सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन। सोल्यूट सोल्यूट फोर्स मतलब कि एक सोल्यूट की दूसरे सोल्यूट के साथ जिस वो फोर्स के साथ अटैच हुआ है उसे हम कहेंगे, यानी कि सोल्यूट सोल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट। अगर हम सोल्यूट सॉल्वेंट की बात करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला मॉलिक्यूल इस वाले मॉलिक्यूल के साथ क्या कर रहा है, बॉन्ड बना रहा है, इंटरेक्शन बना रहा है। ये वाली थोड़ा बड़ा कर दीजिए ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। ये देखो जरा, अब ये एक मॉलिक्यूल, ये दूसरा मॉलिक्यूल, ये सॉल्वेंट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इंटरेक्शन, ये सोल्यूट सोल्यूट फोर्स और ये सोल्यूट सॉल्वेंट फोर्स, यानी कि एक सोल्यूट और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के एक मॉलिक्यूल के आपस में जिस तरह से इंटरेक्शन हो रही है उसे बोलेंगे। तो इसने क्या कहा कि सोल्यूट सॉल्वेंट की जो इंटरेक्शन है ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, यानी कि ये जो इंटरेक्शन होते हैं जब ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है इस इंटरेक्शन की निस्बत, यानी कि इस इंटरेक्शन की निस्बत जो ये वाली इंटरेक्शन जब ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है तो उसके अंदर से हीट रिलीज होती है। तो इस तरह के जो सॉलिड्स होते हैं उनकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है। सिमिलरली सॉल्युबिलिटी ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये जो हमारे पास जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इसकी भी जो सॉल्युबिलिटी होती है वो डिक्रीज होती है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। तीसरी कंडीशन हमारे पास यह है कि टेम्परेचर हैज नो इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी, के टेम्परेचर का सॉल्युबिलिटी पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता। तो ये है सॉल्युबिलिटी ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर, सोडियम क्लोराइड NaCl, इसका कोई इफेक्ट नहीं होता, NaCl का कोई भी इफेक्ट नहीं होता सॉल्युबिलिटी का टेम्परेचर के ऊपर, नॉट इंक्रीज अप्रिशिएटली विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी कि अगर हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं तो सॉल्युबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं होता। ऑन एडिंग द सोल्यूट इन सॉल्वेंट, जैसे हम ऐड करते हैं सोल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर, इफ नाइदर हीट इज ना तो हीट अब्सॉर्ब होती है ना ही रिलीज होती है, तो टेम्परेचर होता है वो मिनिमम इफेक्ट होता है सॉल्युबिलिटी, यानी कि कम से कम टेम्परेचर का जो इफेक्ट है वो सॉल्युबिलिटी के ऊपर असरअंदाज होता है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट टाइप ऑफ मूवमेंट्स आर प्रेजेंट इन गैसेस एंड लिक्विड मॉलिक्यूल्स, किस तरह की जो मूवमेंट्स होती है ना वो होती हैं किसके अंदर, गैसेस के अंदर और लिक्विड के अंदर। आपको पता है कि जो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं हमने जो पढ़ी हो, अगर आपने इसकी लिक्विड्स और सॉलिड्स की गैसेस तीनों अगर आपने पढ़ी हैं तो आप उसके अंदर डिफरेंशिएट ऐसे कर सकते हो ना कि ये हमारे पास वो प्रॉपर्टीज हैं, उसके अंदर अरेंजमेंट कैसी होती है, उसके अंदर पार्टिकल्स कैसे मूव करते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे होती है। तो यहाँ पे हमारे पास है गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, गैसियस मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स आर रैपिड, यानी कि तेज होते हैं, रैंडमली मूव करते हैं, यानी कि ये हमारे पास एक कंटेनर है ना, फॉर एग्जांपल एक ये कंटेनर और एक ये कंटेनर, इसके अंदर जो हमारे पास गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे वो रैंडमली होंगे इस तरह से, ठीक है। दे आर मूव फ्रीली, आजादाना घूमते हैं, एंड क्विकली और तेजी से घूमते हैं, कोलाइडिंग विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ टकराते हैं, और दूसरा कंटेनर की वाल्स के साथ भी टकराते हैं, यानी कि आपस में भी टकरा रहे हैं और ये कंटेनर की वाल्स के साथ भी टकरा रहे हैं। ड्यू टू द फ्री मूवमेंट, इस फ्री मूवमेंट की वजह से कहता है गैस एक्सपैंड टू फिल देयर कंटेनर, यानी कि जितना भी कंटेनर की स्पेस होती है वो सारी की सारी ले लेते हैं। इनके अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्योंकि दूर दूर होने की वजह से इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है बहुत कम होती हैं। दे मेक इजीली कंप्रेसिबल, इनको आसानी से हम कंप्रेस कर सकते हैं। देयर डेंसिटीज आर वेरी लो, इनकी जो डेंसिटीज होती हैं वो भी बहुत ज़्यादा कम होती हैं। और एज कम्पेयर टू हम लिक्विड मॉलिक्यूल्स की बात करें तो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये कॉन्टिन्यूस स्टेट मोशन में होते हैं, इनके ऐसे ऐसे, ठीक है, एक इनकी रिदम में आ रही होती है मूवमेंट, ठीक है। बट द मूवमेंट इज मोर रिस्ट्रिक्टेड एज कम्पेयर टू गैसेस, गैसेस की निस्बत क्या होते हैं थोड़े रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, लेकिन इनकी मूवमेंट भी थोड़ी सी रैंडम होती है। लिक्विड मॉलिक्यूल्स आर सिग्निफिकेंट, इनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, अलाउइंग देम टू फ्लो, यानी कि इनको अलो करती हैं कि वो फ्लो कर सके, बह सके। इनकी शेप जो होती है ये जिस शेप कंटेनर के अंदर जाते हैं उस तरह की शेप ले लेते हैं, यानी कि दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर ऑन विच दे आर हेल्ड, यानी कि जिसके अंदर इनको डाला जाता है उसी कंटेनर की शेप ले लेते हैं। बट दे डू नॉट एक्सपैंड टू फिल एंटायर वॉल्यूम ऑफ द गैस, यानी कि गैस की तरह ये अपना सारा वॉल्यूम नहीं ले लेते कि जितना भी गैस का वॉल्यूम, जिस तरह गैस को किसी कंटेनर के अंदर डाला जाता है उसकी सारी प्रॉपर्टीज जितने भी गैसेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सारी इसकी जगह ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि जब हम लिक्विड को डालते हैं तो लिक्विड सारी जगह नहीं लेता है, उसकी जितनी जगह है उसने उतनी ही लेनी है। इस तरह से हम कह सकते हैं लिक्विड आर देयरफॉर नॉट इजीली कंप्रेसिबल, इसको हम आसानी से कंप्रेस नहीं कर सकते क्योंकि इनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेसिस होती हैं वो कम होती हैं एज कम्पेयर टू गैसेस।
और इनकी डेंसिटीज क्या होती हैं, हैव हाई वैल्यूज, इनकी डेंसिटीज होती हैं बहुत ज्यादा हाई होती हैं। तो ये डिफरेंस है, आपने याद कर लेना, शॉर्ट क्वेश्चन में आपको आ सकता है ये। क्वेश्चन नंबर 6 है कि एरियाज आर स्टडीड अंडर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। डिफरेंस करें कि किन एरियाज के अंदर हम ऑर्गेनिक को स्टडी करते हैं और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टडी करते हैं। तो इसके अंदर आपने दोनों का डिफरेंस लिखना है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो होती है जिसके अंदर हम हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोजन को स्टडी करते हैं, हाइड्रोकार्बन यानी कि कार्बन एंड हाइड्रोजन को स्टडी करेंगे विद द डेरिवेटिव्स के साथ, ठीक है। और उसको सिंपल साल्ट्स लाइक हमारे पास कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, ऑक्साइड्स एंड कार्बाइड वगैरह आ जाता है। और इसकी एप्लीकेशन कहाँ पे हम यूज कर सकते हैं इसको, ये स्ट्रक्चर बनाने के अंदर यूज कर रहा है, फॉर्मेशन के अंदर। इसके अंदर हम स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर को, फॉर्मेशन का वो किस तरह से बनते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है, वो किस किस चीज से मिलकर बना हुआ है, वो रिएक्शन कैसे देगा कार्बन के साथ, और कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स यानी कैसे कंपाउंड्स जिनके अंदर कार्बन मौजूद है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर फाउंड इन ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। और जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो तकरीबन जिंदगी की जितनी भी जरूरियात होती हैं उन सब के अंदर पाए जाते हैं। और इनऑर्गेनिक की अगर हम बात करें तो इसकी डेफिनेशन है कि कार्बन, ऑर्गेनिक के अंदर होते हैं कार्बन और हाइड्रोजन, और इसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा बाकी सारे होते हैं। इसको निकाल के बाकी सारे जितने भी कंपाउंड्स हैं वो इनऑर्गेनिक होंगे। तो इट इज द स्टडी ऑफ द सिंथेसिस ऑफ कंपोजिशन। इसके अंदर भी हम यही पढ़ते हैं, किसकी सिंथेसिस पढ़ेंगे कि वो बनते कैसे हैं, इनकी कंपोजिशन क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, स्ट्रक्चर क्या है कंपाउंड्स का। और लेकिन किन के बारे में, जिनके अंदर या तो बहुत थोड़ी कार्बन होगी या फिर नो कार्बन होगी, क्योंकि कार्बन होती नहीं है, एंड हाइड्रोजन, ठीक है, यानी कि हाइड्रोकार्बन। और इसकी एप्लीकेशन की अगर हम बात करें कि ये कहाँ कहाँ पे यूज किया जाता है, तो ये कहाँ पे यूज किया जाता है, मेडिसिन वगैरह जो हम आर्टिफिशियली लैब्स के अंदर प्रिपेयर करते हैं, फर्टिलाइजर जो हम इंडस्ट्रीज के अंदर बनाते हैं, कैटालिस्ट, पिगमेंट्स वगैरह, कोटिंग्स वगैरह एंड मच मोर, और बहुत सारी जो हमारे पास आर्टिफिशियल नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं उनको बनाने के लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को यूज किया जाता है।